बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर इस वीडियो के पार्ट 1 के अंदर बेसिकली हमने डिस्कस किया था डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अगर आप में से किसी ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो काइंडली पार्ट 1 को जरूर वॉच करें, ठीक है, ताकि आपको इस वीडियो के थोड़े से बेसिक्स जो हैं वो समझ आ जाएं। कुछ स्टेप्स जो हैं वो हम यहाँ पे डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि रिवाइज भी करवाता जाऊं। अगर आपका मूड नहीं है जाके उस वीडियो को देखने का तो इसके साथ भी बने रहें, लेकिन ध्यान से सुनना है फिर चीजों को। क्लियर है? चलें इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जस्ट लाइक लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आती है तो आपको इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होगी, जो आप अपनी बुक से ही क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपकी बुक से मैं हाईलाइट करवा देता हूँ कि आपने कौन सी चीजें जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखनी है। अच्छा बच्चों, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, ठीक है, वो बेसिकली आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन है। बहुत ही छोटी सी है, ठीक है। आप इसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, और आपके लिए इजी होगी। इसको लिख लें, ठीक है। बाकी जो मैथमेटिकल वर्क है वो हम अभी रजिस्टर के ऊपर क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ऑफ कोर्स आप लोग अगर पिछली वीडियो पे नहीं जा रहे तो मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि बेसिकली आप ये जो एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर ये बताया गया है कि आपके पास सपोज करें कि एक बॉडी है, एक कार ले लें, ठीक है, जो कि क्या करती है, इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करती है। तो टाइम टी गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी जो हो जाती है वो चेंज होकर फाइनल वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है। सो बेसिकली जब वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से लेके फाइनल वेलोसिटी वी एफ तक ट्रेवल कर रही होती है तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। सो उस डिस्टेंस को हमने क्या करना है, यहाँ पर बच्चों कैलकुलेट करना है, या ये कहें कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आपके पास जो पेयर बनता है वो पोजीशन और टाइम का बनता है, सॉरी वेलोसिटी का बनता है। तो हमने यहाँ पे पोजीशन और वेलोसिटी के दरमियान में क्या करना है, एक रिलेशन ड्राइव करना है, जिसको हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहना है, ठीक है। सो उसके लिए हमने थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज इस्तेमाल करना है, जिसमें बेसिकली मैंने डिफाइन किया था वेलोसिटी को। दोबारा से दिखा देता हूं कि मैंने लास्ट टाइम जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था तो मैंने दिखाया था कि वेलोसिटी बराबर है किसके, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के। तो मैंने इसी का यहाँ पे क्या करना है, इस्तेमाल करना है। देखें, टाइम यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, इधर जाके वेलोसिटी के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो मैंने कहा था कि वेलोसिटी ओवरऑल दी जर्नी कांस्टेंट नहीं रहती, तो बेसिकली आपके पास उसको हम चेंज करके वेलोसिटी की जगह क्या लिख देंगे, एवरेज वेलोसिटी लिख देंगे। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर थी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये नॉलेज हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, ठीक है। सो इस लेक्चर में हम उसका स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। मैंने दोबारा से क्या किया, वही पार्ट लिख दिया है कि डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी। तो अब मैं इनको क्या करता हूँ, सिंबल्स की फॉर्म के अंदर लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, दैट डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट को हम शो करवा लेते हैं एस से। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी बच्चों वी आई प्लस फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अब हम कुछ नॉलेज जो है वो हमारा प्रीवियस नॉलेज भी जो है वो इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। और वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। अच्छा, आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे विच इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहां से बच्चों अपने टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। वो किस तरह से करेंगे कि वी आई यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वेशन की साइड पे प्लस हो रहा है, ठीक है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो वी एफ इज इक्वल माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। यहां से मुझे टी की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, जो ए यहाँ पर है जो डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर वी एफ माइनस वी आई से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यू विल गेट टाइम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, ठीक है। इसको आप नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1 का, और इसको आप पुट कर दें, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें जहां पर आपके पास टाइम आ रहा है, क्योंकि मुझे रिलेशन जो निकालना है वो किसके दरमियान निकालना है, डिस्टेंस और वेलोसिटी के दरमियान में। तो टाइम को मस्टली एलिमिनेट करना होगा। तो टाइम को एलिमिनेट करने का यही तरीका था कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या कर लें, इस्तेमाल कर लें। अब जहां पर टी आ रहा है वहां पर क्या कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। सो एस विल बी इक्वल टू वी आई, आप इसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि वी एफ प्लस वी आई ओवर 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऐड ही हो रहे ना, चाहे मैं 2 + 3 करूं
या फिर 3+2 करूं, आंसर तो क्या आएगा 5 ही आएगा। अच्छा जी, टी की जगह हम क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। अच्छा बच्चों, अब देखेंगे 2 और a यहाँ पर वी एफ प्लस वी एफ माइनस वी आई से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो दूसरी साइड पे जाके ये s के साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यू विल गेट 2as इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अलजेब्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे या अलजेब्रिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इसको मैनिपुलेट करने के लिए। जो आपके पास क्या होता था, a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अगर आपके पास दो क्वांटिटीज, ठीक है, आपस में ऐड हो रही हैं और माइनस हो रही हैं, सेम क्वांटिटीज, ठीक है, याद रखिएगा a यहाँ पे भी सेम है और b यहाँ पे भी क्या है, सेम है। अगर आपस में एक बार ऐड हो रही हैं और एक बार क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। बच्चों ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बेसिकली रिलेशन शो करवा रही है किसके दरमियान में, पोजीशन और वेलोसिटी के दरमियान में। आई होप सो कि आपको यहां से डेरिवेशन जो है वो सिंपली समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड की तरफ चलते हैं कि ग्राफिकली हम इस इक्वेशन को किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड के लिए अगेन आपको ग्राफ की जरूरत है। जो हमने एक कांस्टेंट बेसिकली एक्सेलरेशन करने वाली बॉडी के लिए क्या किया है, ग्राफ बनाया है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपके पास जो बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से क्या करती है, ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है, और जब वो बी पे पहुंचती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। ए से लेके बी तक जाने में आपके पास उसने बेसिकली टाइम लगाया है, उसको आपने टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर ए सी और ओ डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि बी सी और सी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, आपके पास सॉरी बी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी एफ को। जबकि ओ ए और डी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई को। ये कुछ चीजें हैं जो हमें बच्चों रिक्वायर्ड हैं, हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें आगे ग्राफिकल मेथड के थ्रू क्या कर सकें, इसको सॉल्व कर सकें। सो बेसिकली मुझे चूंकि ये फाइंड आउट करना है कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर अप किया है, तो मुझे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस को कवर अप कितना कवर अप किया है या डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें एरिया अंडर द ग्राफ चाहिए, ठीक है, या एरिया अंडर द कर्व चाहिए। तो इस कर्व के अंडर जो एरिया आता है वो हमने फाइंड करना है। लास्ट टाइम जब हमने एरिया फाइंड किया था तो हमने इस एरिया को जो नीचे आ रहा है टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था, ठीक है, एक ट्राइंगल और दूसरा रेक्टेंगल। लेकिन ऐसा करने से हमें जो आंसर मिला था उसके अंदर टाइम इन्वॉल्व था, लेकिन हमें टाइम नहीं चाहिए, ठीक है। हमें टाइम को क्या करना है, एलिमिनेट करवाना है, ताकि हम रिलेशन सिर्फ डेवलप कर सकें किसके दरमियान में, पोजीशन और वेलोसिटी के दरमियान में। तो बच्चों इस बार हम ट्राइंगल या फिर रेक्टेंगल की शेप नहीं लेंगे, बल्कि हम इसको ये कहेंगे कि एक ट्राइपीजियम है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, ठीक है, ट्राइपीजियम की शेप कैसी होती है। तो बेसिकली एक ट्राइपीजियम बन रही है, जिसको फाइंड आउट करने का फार्मूला आपके पास ये होता है, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। आप पैरेलल साइड्स का क्या करेंगे, सम निकालेंगे, यानी वो साइड्स जो एक दूसरे के पैरेलल हों, एक ही डायरेक्शन में क्या करें, ट्रेवल करें, और एक ही साथ हों, यानी उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। और हाइट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो बच्चों, आपके पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल लाइन। ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, या जिस तरफ भी लगा ले मूव कर रही है। इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, बराबर है। यानी आपके पास एक पैरेलल लाइन या एक साइड जो है वो ओ ए है, जबकि दूसरी साइड आपके पास क्या है बच्चों, डी बी है। तो मैंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि सम ऑफ पैरेलल लाइंस आपके पास क्या आएंगी, ओ ए प्लस डी बी, ठीक है। तो हमने पैरेलल साइड्स का क्या कर लिया, सम कर लिया। इसको मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ। हाइट आपके पास क्या है, हाइट बेसिकली नीचे वाला पार्ट है। आप मोस्टली बच्चे कहेंगे सर ये विड्थ है, लेकिन ट्रापेजियम की शेप जो है वो कुछ इस तरह से शो होती है आपके पास, इस तरह से, ठीक है। सो ये उसकी साइड्स, तो ये उसकी क्या आ गई है, हाइट आ गई है, जो यहाँ पर विड्थ का काम कर रही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर जो हाइट है वो ओडी से रिप्रेजेंट करवाई है, जो आपके इस ग्राफ के केस में आपको विड्थ लग रही है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, ट्रापेजियम के लिए हाइट का काम कर रही है। अब आपको इन वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप इनको रिप्लेस कर दें। देखें, हाफ
ओ ए की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आएगी, ओ ए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वी आई के बराबर है, जबकि डी बी जो है वो किसके बराबर है, वी एफ के बराबर है, प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाय ओ डी आपके पास क्या है बच्चों, टाइम टी है। अब आपको कुछ सिमिलर चीज नजर आ रही होगी, किस तरह से, इसको देखें और इस साइड पे अपनी इक्वेशन के इस वाले पार्ट को देखें, ये वाले पार्ट को, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है, यानी आगे वही काम होने जा रहा है जो हमने इस साइड पे किया था। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, आपके पास वी एफ किसके बराबर आएगा, वी आई प्लस ए टी के, आपने टी को एक्सट्रैक्ट करना है तो वी आई उधर वी एफ के साथ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, टी चाहिए तो ए यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, टी विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। क्लियर है? अच्छा, अब इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का और इसको पुट कर दें, पुट इन 1, जहां पे टी आ रहा है वहां पर आप इक्वेशन पुट कर दें, यू विल गेट हाफ। अच्छा, इसको मैं आगे पीछे लिख देता हूँ अगेन, जैसे मैंने पहले समझाया था, वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई बाय टी की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, ये एस के बराबर था, ठीक है, सारा का सारा जो काम था वो एस के बराबर आ रहा था। टू ए यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यू विल गेट टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई। अगेन बच्चों, हम यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे कि दो क्वांटिटी जब ऐड हो रही हैं, माइनस हो रही हैं और क्वांटिटी सेम है, तो आपके पास वो क्या लिखी जा सकती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखी जा सकती है। तो ये भी आपके पास बिल्कुल वैसे ही है कि वी एफ वी आई एक बार ऐड हो रहे हैं और एक बार क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। सो टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, विच इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमने ड्राइव कर लिया है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आई होप सो कि आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी इल्म हो चुका होगा कि बेसिकली आप उससे ग्राफिकल मेथड से और दूसरे मेथड से आप किस तरह से उसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके बच्चों, आपने ये तो सीख लिया कि आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या हैं, इनको ड्राइव कैसे किया जाता है, लेकिन जब आप इनको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो आपके पास बच्चों कुछ लिमिटेशंस आती हैं। लिमिटेशंस से मुराद ये होता है कि ये किसी जगह पर इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि यहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको वो लिमिटेशंस का ख्याल रखते हुए इन इक्वेशंस को क्या करना है, अप्लाई करना है। सो इन लिमिटेशंस को मैं आपकी बुक से हाईलाइट करवाना चाहूंगा ताकि आपको बेसिकली क्लैरिटी हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है, और कुछ एमसीक्यूज भी क्लियर हो। बच्चों ये देखें, यहाँ पर आपकी बुक ने मेंशन किया हुआ है कि जो इक्वेशंस हैं आपके पास, ये यूजफुल सिर्फ तब होंगी जब ये किसी ऐसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करें जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उसने यहाँ मेंशन किया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ मोशन आर यूजफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लीनियर मोशन, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन सिर्फ उस केस में हो सकता है जब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो, ठीक है। अगर वो किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो कभी भी उसका एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरा देखें। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर आपके सामने एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। सो आपको पता है कि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी चेंज करती है, या वेलोसिटी चेंज करती है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करती है। जब आप एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं ना, तो आपकी जो बेसिकली वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंट टू दी सर्कल होती है, यानी कुछ इस तरह से आती है। अब आप खुद गौर करें कि आपकी वेलोसिटी हर लम्हे क्या कर रही है, चेंज कर रही है, ठीक है, सर्कल के ऊपर हर पॉइंट पे क्या कर रही है, चेंज कर रही है। इट्स मीन कि जब आप एक सर्कुलर पाथ पे या कर्व्ड पाथ में मूव करते हैं तो आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। स्पीड चाहे कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, वो भी क्या करेगा, खुद को चेंज करेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है। सो इस केस में आपके पास ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती। लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होता है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा होता है और अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करता, ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम पे आपके पास जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो कांस्टेंट रह सकता है, यूनिफॉर्म रह सकता है, ठीक है। तो वहां पर ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, अदरवाइज दूसरे केसेस में नहीं होंगे।
सो देखें उसने मेंशन किया हुआ व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, ठीक है। सो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज थे। एक्सेलरेशन भी वेक्टर था, वेलोसिटी भी वेक्टर थी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, वेक्टर था। अब चूंकि इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो डायरेक्शन के बगैर ये क्या बन जाते हैं, ये स्केलर बन जाते हैं, ठीक है। सो हम इन वेक्टर क्वांटिटीज को अब कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्केलर के तौर पे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास इजीली क्या किया जा सकता है, इनकी मोशन को स्टडी किया जा सकता है उन ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो या किसी कर्व पाथ में मूव कर रहे हो तो मैंने आपको बता दिया कि हम इनको क्यों स्टडी नहीं कर पाते, ठीक है। उसकी रीजन होता है कि उनकी वेलोसिटी चेंज कर रही है, इट मीन देयर एक्सेलरेशन इज आल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहां पर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, उसके बाद वो आपसे यहाँ पे कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है बेसिकली आप क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव लेते हैं और जो भी आपके पास बेसिकली चीज इस डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करती है इनिशियल वेलोसिटी के, तो उसका आप साइन क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं। चलिए मैं इसको ऐसे वैसे समझा देता हूँ कि अगर लेट्स से आपके पास आपने इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ली, ठीक है, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव काउंट होगी। अब जो भी चीज इसके ऑपोजिट मूव करेगी, ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई और वेलोसिटी है वो इसके ऑपोजिट मूव कर रही है, ठीक है, तो उसको आप क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। क्लियर है? सो इन चीजों का आपने क्या करना है बच्चों, ख्याल रखना है। क्लियर? ये आपके पास क्या थी, लिमिटेशन थी किसके लिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए, जिनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? अच्छा बच्चों, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, हवा की गैर मौजूदगी में ऑल ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल एट द सरफेस ऑफ द अर्थ मूव टुवर्ड्स द अर्थ विद दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हवा की गैर मौजूदगी में, ठीक है, आपके पास जितने ऑब्जेक्ट जो जमीन की तरफ गिर रहे होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं वो फ्रीली फॉल कर रहे हैं। फ्रीली फॉल का मतलब क्या है बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉल कर रहा होता है या जमीन की तरफ गिर रहा होता है तो उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रही होती है, और वो कौन सी फोर्स है, वो ग्रेविटी की फोर्स है। अभी हमने बोल दिया एयर रेजिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, एब्सेंस किया हुआ है इसको, क्योंकि गायब किया हुआ है। तो एयर रेजिस्टेंस भी लग सकती थी लेकिन अभी हमने उसे गायब कर दिया है, तो अभी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, वो ग्रेविटी की फोर्स है। सो बेसिकली जब ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही हो विच इज ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस केस में हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो जमीन की तरफ क्या कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि हवा की गैर मौजूदगी में हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, जमीन की तरफ क्या करता है, फ्रीली फॉल करता है और जमीन की तरफ मूव करता है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या करता है, मूव करता है। उस एक्सेलरेशन को बच्चों आप किसका नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, जमीन की सतह पे, ठीक है, जमीन की सतह पे उसकी वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है आपके पास। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। ये आपको एक एमसीक्यू के तौर पर पूछे जा सकती हैं दोनों चीजें, ठीक है, कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, और वो आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो आप ऑब्जेक्ट को जैसे मर्जी थ्रो करें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या होगी आपके पास बच्चों, डाउनवर्ड होगी। एक एमसीक्यू आगे जाके भी मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है, उसके लिए आपने थोड़ा सा वेट करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी के अंडर हम जो मोशन कर रहे होते हैं वो किस तरह की होती है, ठीक है। सो मैं बस ये एक स्टार्टिंग की लाइन आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ जो यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी इसमें से याद करने के लिए जो है वो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो आपको मैं अभी निशान लगा देता हूँ कि एमसीक्यूज क्या हैं, ठीक है। A body falling freely under the action of gravity is the most familiar example of uniform accelerated linear motion। देखिए, जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है, ठीक है, ग्रेविटी के एक्शन के अंदर, वो आपके पास एग्जांपल है किस चीज की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। ये वर्ड देख के कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब भी स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। जब भी ऑब्जेक्ट आप जमीन की तरफ गिराते हैं तो उसकी जो मोशन होती है बच्चों वो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई वो कह रहा है कि जो चीज जमीन की तरफ मूव कर रही होती है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है और वो एक स्ट्रेट पाथ को क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। आगे कुछ गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स की बात की गई है, वो यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है कि मैं गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट जो है मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। वो क्या था कि बेसिकली गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया कि उसने पीसा के टावर के ऊपर चढ़कर कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्या किया, जमीन की तरफ गिराया, डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट्स को क्या किया, जमीन की तरफ गिराया, और उसने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जो मैसेज है वो सेम टाइम पे क्या करते हैं, जमीन को जाके हिट करते हैं, ठीक है, इन वैक्यूम, ठीक है, जब हवा मौजूद है ना हो, ठीक है, तो वो सेम टाइम पे क्या करते हैं, जमीन पे जाके क्या करते हैं, हिट करते हैं।
इट्स मीन कि उनका जो एक्सेलरेशन और उनकी जो वेलोसिटी होती है जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करते हैं वो क्या होती है आपके पास सेम होती है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये किसने एक्सपेरिमेंट किया? गैलीलियो ने किया। ठीक है, यानी उसका बताने का मकसद ये था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जमीन की तरफ मूव करता है तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, जिसको आपने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, उससे वो क्या करता है? जमीन की तरफ मूव करता है। तो जब वो जमीन की ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करने वाला होता है तो उसकी वेलोसिटीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। अब जब उसमें मैं एमसीक्यू समझाने जा रहा हूँ आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो आपने अभी ध्यान से सुनना है कि मैं बातें क्या बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, सपोज करें बच्चों आपके पास एक बॉल है, ठीक है, जिसको आप क्या करते हैं? ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। ठीक है, अपवर्ड थ्रो करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ कि मैंने इस बॉल को क्या किया है? अपवर्ड थ्रो किया। अच्छा बच्चों, जब मैं इसको अपवर्ड थ्रो करूंगा तो मैं इसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दूंगा। ऑफ कोर्स विदाउट इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं इस बॉल को कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करूंगा ताकि ये क्या करे? अपवर्ड मोशन शो करवाए। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो एक वक्त आएगा, आपको बताया कि एक वक्त आने पे ये क्या करता है? हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के बिल्कुल इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों? जीरो हो जाती है। ठीक है, सो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल हो जाएगी। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? जीरो होगी। ये आपने याद रखना है। अच्छा एक बात मुझे बताएं कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी कि डिक्रीज हो रही थी? ऑफ कोर्स क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। क्यों हो रही थी? देखिए, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो इट्स मीन कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था ऊपर की तरफ उसने अपनी वेलोसिटी कम करना स्टार्ट कर दी है, और एक वक्त आया कि बिल्कुल क्या कर दिया? जीरो कर दी है। इट्स मीन कि ये आपके पास क्या कर रहा था? अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा था, जिसकी वजह से इस जगह पे जो इसका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो किसके बराबर है? माइनस जी के बराबर है। किसके बराबर है? माइनस जी के बराबर है। और यही आपकी बुक ने भी मेंशन किया हुआ है आपकी इस लाइन के अंदर। देखें, अ नेगेटिव फॉर अ बॉडी, नेगेटिव क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। जो ऑब्जेक्ट जो वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है, उसके साथ जो एक्सेलरेशन का साइन आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। अच्छा, ये तो उस केस में है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाए, इस केस के अंदर ऊपर से कहां फेंका जाए? नीचे की तरफ। अब यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और वो आपके पास क्या होगी बच्चों? जीरो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। जबकि ये जब नीचे आ रहा होगा, ठीक है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, वो हमें नहीं पता। ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं कि अब जब ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा था, गिर रहा था, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी कि डिक्रीज कर रही थी? आप फौरन से देख के बता सकते हैं कि सर स्टार्टिंग में जीरो थी और फिर वो बेसिकली नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इट्स मीन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है आपके पास। ठीक है, सो जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। ठीक है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये आप चीजें बेसिकली पहले सीख के आ चुके हैं कि जब किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर दे, कम होना स्टार्ट हो जाए, तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन जब वो आपके पास डिक्रीज होना इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो आपके पास उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तो दैट्स व्हाई मैंने मेंशन किया कि जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अच्छा बच्चों, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के ऊपर मैंने एक पिक्चर आपको शो करवाना चाहता हूँ। इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा कि बेसिकली यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या किया? एक वैक्यूम जनरेट किया हुआ है। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर, एक जार के अंदर समझ लें। ठीक है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं? एक एप्पल को और एक फेदर यानी एक पंख को, परिंदे के पंख को क्या करते हैं? सेम टाइम पे रिलीज करते हैं। और देखिए दोनों सेम टाइम पे क्या करते हैं? आके जमीन के साथ या जार की जो बेसिकली सरफेस उससे कोलाइड करते हैं, जो कि गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को क्या करती है? कंफर्मेशन करती है कि हर ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर मास, उनका मास कितना है, ठीक है, वो सेम एक्सेलरेशन, सेम वेलोसिटी के साथ क्या करेगा? आके स्ट्राइक करेगा किसके साथ? जमीन के साथ। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आई होप सो कि इससे आपको गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट जो है वो भी समझ आ गया होगा। अच्छा बच्चों, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि आपके पास अगर जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट द जर्नी सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जो हमारे पास जमीन के केस में क्या था? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो हमने ये बात सीखी है कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो भी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ड्राइव की गई है ना, कि जब एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं? इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए भी। किस तरह से?
आप थोड़ी सी रिप्लेसमेंट करते हैं, वो रिप्लेसमेंट आपके पास क्या होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि जहां जहां एक्सेलरेशन ए आ रहा है उसको चेंज करते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के साथ, जो एस आ रहा है उसको चेंज करते हैं एच के साथ यानी हाइट के साथ। तो आपके पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो कुछ इस तरह से नजर आएंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ठीक है, ए की जगह क्या लिख दिया, जी लिख दिया। एस की जगह क्या लिख देंगे, एच वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड के अंदर लिख देंगे टू, ए की जगह जी, एस की जगह एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास बच्चों तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए भी क्या की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनसे रेलेवेंट जो एग्जांपल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। होप सो कि आपको यहाँ तक का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको लेक्चर और वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने क्लास 11 के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।